सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल माहिना। आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 9th का केमिस्ट्री का चैप्टर एक्सप्लोरिंग मिक्सचर एंड देयर सेपरेशन। आई नो लास्ट जो लेक्चर मैंने अपलोड किया उसमें वॉइस का कुछ इशू हो गया था। आई डोंट नो व्हाई, बट उसमें वॉइस आई नहीं। बट डोंट वरी, मैं इसमें आपका पूरा कवर करा दूंगी A to Z जो भी उसमें वॉइस इशू था। कोई बात नहीं, आप इस वीडियो को प्रेफर कर लेना एंड इस वीडियो से पढ़ लेना। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ सब्सटेंसेस से। ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी ऑफ सब्सटेंसेस में सबसे पहले तो यू हैव लर्न दैट द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट that dissolves in a fixed quantity of a solvent 100 ml और 100 ग्राम is called solubility at that given temperature। यानी हमें पता है कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो आपके सॉल्वेंट की फिक्स क्वांटिटी में डिजॉल्व हो सकता है उसको सॉल्युबिलिटी कहते हैं। यानी कि कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट आपका सॉल्वेंट के अंदर, उस फिक्स क्वांटिटी ऑफ सॉल्वेंट के अंदर डिजॉल्व हो सकता है, उसे आप क्या कहोगे? उसे आप कहोगे सॉल्युबिलिटी। उस गिवन टेम्परेचर पर, टेम्परेचर बढ़ाओगे घटाओगे तो वो चीज़ अलग है, उसमें सॉल्युबिलिटी डिफर करेगी। लेकिन अगर एक गिवन टेम्परेचर पे आपके देखी जाए तो उसकी डेफिनेशन सॉल्युबिलिटी की यही रहेगी। अब द सोल्यूशन दैट कांट डिजॉल्व एनी मोर सॉल्यूट एट द टेम्परेचर इज कॉल्ड सैचुरेटेड सोल्यूशन। यानी उस गिवन टेम्परेचर पे अगर सोल्यूशन आपका और कोई सॉल्यूट नहीं डिजॉल्व कर पा रहा है तो उसे सैचुरेटेड कहते हैं। यानी कि वो बिल्कुल भर चुका है, उसमें अब आप और सॉल्यूट नहीं ऐड कर सकते। जैसे आपके पढ़ने की कैपेसिटी होती है, आपको मैं एक साथ 10 या 12 घंटे पढ़ाने बैठा दूँ तो क्या आप बैठ के पढ़ोगे? नहीं पढ़ोगे। सिमिलरली इसमें क्या है, आपके सॉल्यूट की क्वांटिटी उतनी ही डिजॉल्व हो पाएगी जितना एक सॉल्यूट आपका डिजॉल्व कर पाएगा। ठीक है, आपको 1 घंटा आपने पढ़ लिया, 1.5 आवर्स हो गया, 2 आवर्स हो गया, आपने इतना काम कर लिया। ठीक है, लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ 2.5 आवर्स, 3 आवर्स, इसके आगे आपका ब्रेन ही नहीं ऑक्यूपाई कर पाएगा इन्फॉर्मेशन को और नई इन्फॉर्मेशन ग्रैप ही नहीं कर पाएगा, तो उससे आप क्या हो जाओगे उस टाइम पे? सैचुरेटेड, कि नहीं अब नहीं और पढ़ा जाएगा। तो ऐसे ही वो सोल्यूशन जो कि आपके और कोई सॉल्यूट नहीं डिजॉल्व कर पाएंगे उस गिवन टेम्परेचर पे, उसे आप सैचुरेटेड सोल्यूशन कहते हो। व्हाई डू वी मेंशन द टेम्परेचर? हमने टेम्परेचर का मेंशन क्यों किया? क्योंकि जो सॉल्युबिलिटी होती है सॉलिड सॉल्यूट की इन अ लिक्विड सॉल्वेंट जनरली आपकी इंक्रीज करती है विद टेम्परेचर। ये याद रखने वाली बात है कि जो जितने भी सॉलिड सॉल्यूट होते हैं आपके एक लिक्विड सॉल्वेंट में, अगर हम टेम्परेचर बढ़ा दें तो उनकी भी जो सॉल्युबिलिटी होती है वो बढ़ जाती है। वहीं अगर आपका जो सॉल्यूट है वो गैस है, अगर हमें गैस को डिसॉल्व करना है इन लिक्विड, तो जो सॉल्युबिलिटी होती है वो डिक्रीज करती है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो सॉल्युबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जिससे कि आप सेपरेट कर सकते हो सब्सटेंसेस को फ्रॉम मिक्सचर्स। तो इसी को आगे हम एक्सप्लोर करेंगे, इसी को आगे हम पढ़ेंगे। तो इसी के साथ सबसे पहले हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्टिविटी 5.2, जिसमें कि सॉल्युबिलिटी को ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करना है वो सिखाया गया। ठीक है, इसमें सबसे पहले बताया है कि हमें कंसीडर करना है पानी को एज अ सॉल्वेंट एंड कंपाउंड A और B आपको दे रखे हैं एज सॉल्यूट। हर एक सब्सटेंस की डिफरेंट सॉल्युबिलिटी होती है। अब सॉल्युबिलिटी कर्व के बारे में बताया, तो सॉल्युबिलिटी कर्व क्या होता है? एक ग्राफ सॉल्युबिलिटी वर्सेस टेम्परेचर का। ठीक है, मतलब जिसमें आपको टेम्परेचर दिया हुआ है एंड सॉल्युबिलिटी दी हुई है ऑन एक्स एंड वाई एक्सिस। ठीक है, एक्स एक्सिस पे क्या शो किया गया है? टेम्परेचर शो किया है। वाई एक्सिस पे क्या शो किया है? सॉल्युबिलिटी सॉल्यूट की शो की गई है ग्राम्स पर 100 ग्राम ऑफ वाटर। यानी इसमें क्या है, इसमें अगर आप देखो तो इसमें आपकी फिक्स्ड क्वांटिटी है किसकी? सॉल्वेंट की फिक्स्ड क्वांटिटी दी हुई है। वही तो सॉल्युबिलिटी होता है जिसमें सॉल्वेंट की फिक्स क्वांटिटी होती है एंड मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट आप डिसॉल्व कर पाते हो इन अ सॉल्वेंट। ठीक है, तो ये आपका सॉल्युबिलिटी कर्व है। तो बेसिकली इसमें ये दिखाया जाता है कि कितना सब्सटेंस यानी कितना सॉल्यूट आपका एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाएगा। यहाँ आपको कितना दिया? 100 ग्राम ऑफ वाटर दिया हुआ है। ठीक है, आपको टेम्परेचर दे रखा है एक्स एक्सिस पे, ये रहा, एंड वाई एक्सिस पे सॉल्युबिलिटी दे रखी है। टेम्परेचर यूजुअली जब आपका टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो भी इंक्रीज करते हैं, जिससे सॉलिड सॉल्यूट पार्टिकल और जल्दी आपके डिसॉल्व हो जाते हैं। वहीं अगर सॉल्युबिलिटी जो आपको दी गई है वो पर 100 ग्राम वाटर की दी हुई कि 100 ग्राम मतलब जो आपके सॉल्यूट हैं इन ग्राम आपका कितने उसमें डिसॉल्व हो रहा है, कितने सॉल्वेंट डिसॉल्व हो रहा है? 100 ग्राम ऑफ वाटर में डिसॉल्व हो रहा है। तो इसी इन्फॉर्मेशन के साथ आपको जो ग्राफ में दिया है हमें प्रिडिक्ट करने हैं दोनों कंपाउंड A और B जो कि डिसॉल्व करेंगे, है ना, इन अ गिवन अमाउंट ऑफ वाटर एट अ गिवन टेम्परेचर। ठीक है, यहाँ अगर आप कंपाउंड A कंपाउंड B की बात देखें तो कंपाउंड A अगर आप देख रहे होगे तो थोड़ा सा ये क्या है? फ्लैटर है, ये थोड़ा सा फ्लैट कर्व है ना, थोड़ा सा फ्लैटर कर्व है। अगर वहीं मैं कंपाउंड B की बात करूँ तो ये थोड़ा सा आपका स्टीप
कर्व है, ठीक है। स्टीप कर्व यानी कि जो सब्सटेंस की सॉल्युबिलिटी है बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, यानी थोड़ा सा भी टेम्परेचर चेंज हो रहा है उससे आपकी क्या हो रही है, सॉल्युबिलिटी में डिफरेंस दिखाई दे रहा है, ठीक है। वहीं कंपाउंड ए की बात अगर मैं करूँ तो कंपाउंड ए में आपकी ये चीज़ नहीं देखने को मिलेगी, यानी कि देखो थोड़ा सा ये बिल्कुल ही फ्लैट ही है, एक ही लाइन पे चल रहा है, यानी थोड़ा सा ही इंक्रीज होता जा रहा है, ज़्यादा इंक्रीज नहीं है, थोड़ा थोड़ा इंक्रीज होता जा रहा है। वहीं अगर मैं कंपाउंड बी को देखूँ तो यहाँ का देखना इन यहाँ से यहाँ का आप ग्राफ में पॉइंट्स में आप नोटिस कर सकते हो कि कितना डिफरेंस दिख रहा है, ठीक है। तो इसी के बेसिस पे हमें क्या करना है, ये फिल इन द ब्लैंक्स को सॉल्व करना है। तो पहला क्वेश्चन क्या बोला, सॉल्युबिलिटी कंपाउंड ए की पानी पे एट 20 डिग्री सेल्सियस इज लेस देन है, मोर देन है, सिमिलर है उसकी सॉल्युबिलिटी कंपाउंड ए की अगर मैं 60 डिग्री सेल्सियस पे देखूँ। तो देखो अगर मैं 20 देखूँ, 20 इज़ हेयर एंड 60 इज़ हेयर, तो आपकी 20 से 60 में क्या है, 20 डिग्री सेल्सियस वाला जो है उसकी सॉल्युबिलिटी 60 डिग्री सेल्सियस वाले से कम है या ज़्यादा है या बराबर है। तो आप देखोगे ये ग्राफ ऐसे थोड़ा सा राइज किया हुआ है, राइज एंड पार्ट तो दिख रहा है, तो यानी कि 20 वाले की ऑब्वियसली 60 वाले से कम है, तो आप क्या यहाँ पे मार्क कर दोगे, दिस इज लेस देन, दिस इज लेस देन। एंड नेक्स्ट बुक की बात की गई है सॉल्युबिलिटी कंपाउंड बी की एट 20 डिग्री सेल्सियस, ये भी 20 डिग्री सेल्सियस का कंपैरिजन करा रहा है एट 60 डिग्री सेल्सियस फॉर कंपाउंड बी, बी कंपाउंड के लिए। तो बी के लिए अगर आप देखोगे तो 20 इज़ हेयर एंड 60 इज़ हेयर, यहाँ पे भी इंक्रीज दिख रहा है, तो 20 वाला 60 से तो क्या है, कमी तो है, यहाँ देखो पॉइंटर्स देख लो, 20 वाला 60 से कमी तो है, तो आप क्या है यहाँ पे भी लिख दोगे लेस देन, ठीक है। अब सॉल्युबिलिटी किसकी ज़्यादा है देन डैट ऑफ डैश विद एन इंक्रीज इन द टेम्परेचर, यानी सॉल्युबिलिटी आपको बतानी है ए और बी की किससे ज़्यादा है, ठीक है। अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो ऑब्वियसली जो बी है वो इंक्रीज़ करेगा ज़्यादा ए से, क्योंकि इसका जो ग्राफ है ये आपका स्टीप ग्राफ है, थोड़ा स्टीपर ग्राफ है, तो इसलिए क्या है आपकी बी की सॉल्युबिलिटी ज़्यादा इंक्रीज़ करेगी अगर मैं टेम्परेचर का चेंज करूँ एज़ कम्पेयर टू ए, क्योंकि ए तो थोड़ा फ्लैटर सा है, थोड़ा थोड़ा ही आपका इंक्रीज़ हो रहा है, लेकिन ये ज़्यादा सेंसिटिव है टूवर्ड्स दी टेम्परेचर। अब सो ये वाला पार्ट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब हम मेथड्स पे आ जाते हैं ऑफ सेपरेशन ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर्स। होमोजीनियस यानी जो एक जैसे दिखते हैं, यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है जिनका, उनका सेपरेशन, जब एक जैसे दिखते हैं तो कैसे सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्रिस्टलाइजेशन के बारे में। तो यू हैव लर्न टू प्रिपेयर अ सैचुरेटेड सोल्यूशन, यानी हमने सैचुरेटेड सोल्यूशन का प्रिपरेशन सीख लिया है कि हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। इफ़ यू टेक अ सैचुरेटेड कंपाउंड ऑफ सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ कंपाउंड बी इन वाटर एट 60 डिग्री सेल्सियस, यानी अगर आप सैचुरेटेड सोल्यूशन लेते हो कंपाउंड बी का पानी के अंदर एट 60 डिग्री सेल्सियस, तो वो कितना कैसे प्रिपेयर हो रहा है, हम कैसे प्रिपेयर कर पा रहे हैं उसे, उसमें 287 ग्राम ऑफ कंपाउंड बी डाल रहे हैं जो कि सॉल्यूट है हमारा, कितने ग्राम ऑफ वाटर में, 100 ग्राम ऑफ वाटर में, जो हमें ऊपर भी दिया हुआ था। क्या होगा अगर हम ग्रेजुअली कूल करें 8 to 40 डिग्री सेल्सियस, यानी 60 से 40 पे ले जाएं, ठीक है। तो ये जो हमें यहाँ पे फिगर दिखाई थी, ये जो ग्राफ दिखाया था, इसके अकॉर्डिंग हमें पूछा गया है। तो ये क्या बताना चाह रहा है कि जो सॉल्युबिलिटी कंपाउंड बी की है वो आपके 241 ग्राम पर 100 ग्राम ऑफ वाटर एट 40 डिग्री सेल्सियस, यानी आपके हर 241 ग्राम सॉल्यूट जो है वो कितने में डिजॉल्व हो रहा है, 100 ग्राम ऑफ वाटर में, 100 ग्राम ऑफ वाटर में डिजॉल्व हो रहा है। अगर मैं कितने टेम्परेचर की बात करूं, आपके 40 डिग्री सेल्सियस की बात करूं, दिस इज़ फॉर 40 डिग्री, दिस इज़ फॉर 40 डिग्री सेल्सियस। और वहीं आपका 60 डिग्री सेल्सियस पे कितना था, इट वॉज 287 और 287 ग्राम सॉल्यूट इन 100 ग्राम ऑफ वाटर, वाटर की क्वांटिटी सेम रहेगी। दिस केस वॉज इन दी 60 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। 60 डिग्री सेल्सियस में ये था, तो हीट करने पे आप देख रहे हो कि जो सॉल्युबिलिटी है वो कैसे डिक्रीज़ हुई, दिख रहा है। 60 डिग्री सेल्सियस पे हमारा इतना सॉल्यूट हो जाता था उतने अमाउंट ऑफ वाटर में, लेकिन वहीं आपका सॉल्यूट कम डिज़ोल्व होने लगा इन वाटर जब हमने टेम्परेचर को थोड़ा कूल किया, थोड़ा सा
चेंज किया, 40 डिग्री सेल्सियस पे लाए। तो ये दिखा रहा है कि ओनली 241 ग्राम ऑफ कंपाउंड भी आपका सोल्यूशन में रहेगा, बाकी आपका सेपरेट हो जाएगा एज अ प्योर सॉलिड, यानी एक प्योर सॉलिड में बन गया। प्योर सॉलिड को यहाँ क्या नाम दिया गया? क्रिस्टल। तो क्रिस्टल क्या है? बेसिकली आपका एक सॉलिड जो कि आपका पार्टिकल से बना है, अरेंज इन अ रेगुलर जियोमेट्रिक पैटर्न्स, यानी क्या है? एक जियोमेट्रिक पैटर्न में अरेंज है, छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ है। ठीक है, यहाँ आपने कई सारे क्रिस्टल्स देखे भी होंगे इन एवरीडे लाइफ, जैसे रॉक सॉल्ट क्रिस्टल हो गया, शुगर क्रिस्टल हो गया, है ना, कैंडी शुगर हो गया, जिसे हम मिश्री कहते हैं। देखो ये है आपका कैंडी शुगर, ये वाला बी वाला पार्ट जो है वो आपका कैंडी शुगर है। सी आपका फ्रॉस्ट दिया हुआ है एंड ए आपको रॉक सॉल्ट दिया हुआ है। ठीक है, स्नोफ्लेक्स भी आपकी क्या होती हैं? आर ऑल्सो क्रिस्टल्स। जब कैसे फॉर्म होती हैं? व्हेन वाटर वेपर फ्रीजेज इन द एयर, जब वाटर वेपर आपकी हवा में फ्रीज हो जाता है तो वो स्नोफ्लेक्स बना देते हैं। इवन जो हमारे विंडो पे फ्रॉस्ट जमती है वो भी वाटर वेपर जब आपका आइस क्रिस्टल्स में कन्वर्ट हो जाता है, इस वजह से फॉर्म होती है। ऐसे क्रिस्टल्स आपके नेचुरली फॉर्म होते हैं। लेबोरेटरीज की अगर मैं बात करूँ, वो तो नेचुरली था। लेबोरेटरीज की बात करें तो जो प्रोसेस है क्रिस्टल्स को बनाने का फ्रॉम अ सैचुरेटेड सोल्यूशन, उसे हम बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन। ये मेथड आपका यूज होता है फॉर सेपरेशन ऑफ टू सॉलिड इन विच वन ऑफ द कंपाउंड इज प्रेजेंट इन स्मॉल क्वांटिटी एंड बोथ आर सॉल्युबल इन द सेम सॉल्वेंट। यानी ये मेथड आपका कैसे यूज होता है? ये मेथड आपका दो सॉलिड को सेपरेट करने के लिए, जिसमें कि एक कंपाउंड तो छोटी क्वांटिटी में होना चाहिए, यानी कम क्वांटिटी में होना चाहिए, है ना। और दूसरी चीज़ क्या ध्यान में रखनी है कि दोनों आपके सेम सॉल्वेंट में, है ना। अगर मैं पानी में डिजोल्व कर रही हूँ तो दोनों पानी में डिजोल्व हो जाने चाहिए। ऐसा नहीं कि एक किसी दूसरे सॉल्वेंट में होगा, एक दूसरे सॉल्वेंट में होगा, ऐसे नहीं होगा। दोनों ही आपके सेम सॉल्वेंट में डिजोल्व होने चाहिए एंड एक आपका स्मॉल क्वान्टिटी में प्रेजेंट होना चाहिए। ये मेथड आपके प्योरिफिकेशन में भी काम करता है ऑफ सॉलिड्स। एंड इसका प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि द प्रिंसिपल ऑफ प्योरिफिकेशन बाय क्रिस्टलाइजेशन इज बेस्ड ऑन द डिफरेंस इन सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस एट डिफरेंट टेम्परेचर। यानी डिफरेंट टेम्परेचर पे जो सॉल्युबिलिटी का डिफरेंस आ रहा है ऑफ अ सब्सटेंस, उसकी वजह से ये आपका क्या करता है? क्रिस्टलाइजेशन का मैकेनिज्म प्रोसेस वर्क करता है। तो किस में डिफरेंस होना चाहिए? सब्सटेंस की सॉल्युबिलिटी में डिफरेंस होना चाहिए एट डिफरेंट टेम्परेचर, यानी अलग अलग टेम्परेचर पर डिफरेंट सॉल्युबिलिटी होनी चाहिए, जैसे यहाँ पे मैंने आपको एग्जांपल के तौर पे शो किया। तो ये था आपका क्रिस्टलाइजेशन वाला प्रोसेस। अब इसको थोड़ा सा सीख लेते हैं कि कैसे हम इसको परफॉर्म करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमने कॉपर सल्फेट का सैंपल लिया, ब्लू विट्रॉल। अगर कॉपर सल्फेट अनअवेलेबल है तो आप कॉमन सॉल्ट भी ले सकते हो एज एन ऑल्टरनेटिव। सबसे पहले सेफ्टी फर्स्ट में ये पढ़ना है कि कॉपर सल्फेट बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होता है, तो ये एक्सपेरिमेंट किसी अडल्ट के सुपरविजन के अंडर ही करें, और कोई से भी आप केमिकल्स हैं या कोई भी चीज़ें हैं बेयर हैंड से नहीं टच करें। हमेशा ग्लव्स, लैब कोट्स वगैरह सारे सेफ्टी प्रिकॉशंस लें। ठीक है, पहला स्टेप तो ये हो गया कॉपर सल्फेट, ये जो ब्लू विट्रॉल होता है उसका सैंपल, अगर वो नहीं है तो सॉल्ट को लेना है। दूसरी चीज़ 1 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट को लेना है, 1 ग्राम। ठीक है, और उसको 100 ml बीकर में रख देना है। 25 ml पानी को बीकर में लेना है एंड अ ड्रॉप, एंड उसमें आपके डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के ड्रॉप को ऐड करना है। जेंटली इस मिक्सचर को आप हीट करोगे ना वाटर बाथ वाइल स्टीयरिंग कॉन्स्टेंटली, यानी इसको घुमाते रहोगे। ठीक है, कॉन्स्टेंटली स्टर करते रहना है। सल्फ्यूरिक एसिड आपका प्योर क्रिस्टल्स हेल्प्स इन मेकिंग प्योर क्रिस्टल्स बाय प्रिवेंटिंग अनवांटेड रिएक्शन, यानी अनवांटेड रिएक्शन नहीं होगी और प्योर क्रिस्टल फॉर्म करने में हेल्प करेगा। तो कौन हेल्प करता है? सल्फ्यूरिक एसिड, इसलिए हमने इसे डाला है। तो बेसिकली हम क्या करें? सैचुरेटेड सोल्यूशन को प्रिपेयर करें। ठीक है, हमने ले लिया है यहाँ बीकर में 100 ml ऑफ वाटर, हमने 1 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट यूज़ कर लिया है, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन बना दिया है। ये वाटर बाथ है। ठीक है, ग्लास रॉड है, ग्लास रॉड की हेल्प से हम इसे क्या करते रहेंगे? मिक्स करते जाएंगे। ट्राइपॉड स्टैंड है, इसके साथ बर्नर लगा हुआ है फॉर हीटिंग। ठीक है, अब सेफ्टी फर्स्ट में ये है कि टीचर होनी चाहिए जिसके साथ जो आपकी ये सल्फ्यूरिक एसिड की ड्रॉप को डालेंगी, इन दी बीकर ऐड करेंगी, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड भी बहुत डेंजरस होता है, उसको बहुत ही अच्छे से हैंडल करना है। थर्ड, ग्रेजुअली ऐड मोर कॉपर सल्फेट अंटिल द सोल्यूशन बिकम सैचुरेटेड, यानी जब तक सोल्यूशन सैचुरेटेड नहीं बनता जा रहा कि वो अब वो ऐसा हो जाए कि अब कॉपर सल्फेट और मिक्स ही नहीं हो पा रहा, तब तक आपको ये कॉपर सल्फेट मिक्स करते जाना है। ठीक है, देन हमने बर्नर तो चला ही रखा है,
ठीक है। अब ये तो हॉट हो ही रहा है सोल्यूशन, तो फिल्टर करना है उस हॉट सोल्यूशन को टू रिमूव इनसॉल्युबल इम्प्योरिटी। जैसे सैचुरेटेड सोल्यूशन प्रिपेयर कर लें हम, तो उसके बाद क्या करना है, हमें इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करना है, तो इसे हम फिल्टर आउट कर लेंगे और एक क्लीन बीकर में निकाल लेंगे। देखो ये है ना बीकर, साफ बीकर सा, उसमें हमने निकाल लिया। फिल्टरिंग का ही प्रोसेस चल रहा है, हम फिल्टर कर रहे हैं, ठीक है। देन इसको कवर कर लिया वॉच ग्लास के लिए। अब वॉच ग्लास से कवर कर दिया तो सोल्यूशन को क्या करना है, रख दिया ठंडा करने रख दिया है, बिना उसे डिस्टर्ब किए, टच किए, है ना, जिससे कि आपके जो पार्टिकल्स है सोल्यूशन में वो एक साथ आ जाएं और आपके लार्जर शाइनी वेल शेप्ड ब्लू कलर्ड क्रिस्टल्स फॉर्म हो जाए। जैसे यहाँ दिख रहा है फिल्ट्रेट है बीकर के अंदर, देन वॉच ग्लास। ये जो फिल्टर हुआ पार्ट है उसको हमने फिल्ट्रेट बोला हुआ है, ठीक है, जो सोल्यूशन बनाया है। अब इन क्रिस्टल्स को फिल्टर कर देंगे और इन्हें कोल्ड वाटर से धो देंगे एंड फिर सूखने के लिए वॉच ग्लास पे रख देंगे। ये रहे, तो क्या फॉर्म हो गया, देखो ब्लू कलर के कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स फॉर्म हो गए। तो इस तरीके से हमने प्रैक्टिकल भी परफॉर्म कर लिया, ठीक है। आप इसे भी ट्राई कर सकते हो, इसे पढ़ लेना, इसे आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है। 1 से 2 ml आपने सैचुरेटेड कॉमन सल्फेट सोल्यूशन को क्या किया, स्मॉल ग्लास प्लेट या फिर लेमिनेशन शीट पे रखा, देन उसे थोड़े टाइम के लिए छोड़ा। क्या ऑब्जर्व कर रहे हो कि आपको क्रिस्टल्स मिले, अगर ये मिला है तो अच्छा तरीका एक्सपेरिमेंट करने का, ठीक है। अब जो क्रिस्टलाइजेशन है कॉमन टेक्निक है प्योर सब्सटेंस को सेपरेट करने के लिए फ्रॉम होमोजीनियस मिक्सचर। जब नया कंपाउंड प्रिपेयर हो जाएगा दे आर ऑफन अकम्पनीड बाय अनवांटेड इम्प्योरिटीज़, यानी जब नया कंपाउंड बन रहा है तो उसके साथ हमें जो इम्प्योरिटीज नहीं चाहिए वो भी आ जाती हैं। तो क्रिस्टलाइजेशन ये भी हेल्प करता है कि हमें डिज़ायर्ड प्योर सब्सटेंस ही दें, है ना, अनडिज़ायर्ड इम्प्योरिटीज़ हटा के, ठीक है। देन अब लेट अस डिस्क्राइब अ प्रोसेस। अब फिगर 5.9 में ये दिखाया हुआ है आपको। फिगर 5.9 में हमने देखा कि कैसे सॉल्ट क्रिस्टल्स आपके सी वाटर से ऑब्टेन हुए। क्या आप प्रोसेस को अपने खुद के वर्ड्स में डिस्क्राइब कर सकते हो, तो हाँ देखो, सी वाटर है, सी वाटर से हमने सैचुरेटेड सोल्यूशन प्रिपेयर कर लिया, देन सॉल्ट क्रिस्टल्स निकाल लिया। तो ये सॉल्ट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में ये स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। अब ये क्या है, नेचुरली अकरिंग क्रिस्टल्स हैं। ये पहला वाला केव्स में ये आपके क्वार्ट्स हैं, ठीक है। क्या आपने ऐसी कोई जगह विजिट की है जहाँ पे लार्ज क्रिस्टल डिपॉजिट आप ऑब्जर्व कर सकते हो इन नेचर? ऐसे क्रिस्टल्स आपके वेरियस लोकेशन पे मिलते हैं इंक्लूडिंग माइंस, केव्स एंड इवन विद इन द अर्थ क्रस्ट। एक एग्जाम्पल है मावस्मई केव जो सोहरा में है, ठीक है, चेरापूंजी, नोन फॉर इट्स फैसिनेटिंग नेचुरल फॉर्मेशन, ठीक है, उसके फैसिनेटिंग नेचुरल फॉर्मेशन की वजह से जाना जाता है। क्वार्ट्स आपके वन ऑफ दी ब्यूटीफुल क्रिस्टल्स हैं जो कि नेचर में मिलते हैं, ठीक है। अब इंडिया साइंटिफिक कंट्रीब्यूशन में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि क्रिस्टलाइजेशन ऑफ सॉल्ट आपका एक एंशिएंट प्रोसेस था जो कि लोकल कम्युनिटीज़ द्वारा आपका यूज़ किया जाता था कोस्टल एरियाज़ के इन इंडिया। जो पंगा सॉल्ट थी वो आपकी कैसे ऑब्टेन होती थी, हम कंसनट्रेटेड सी ब्राइन्स को बॉयल करते थे, वाइल जो इवेपोरेशन होती थी सी वाटर का उससे करकट सॉल्ट बनता था। अब सॉल्ट क्रिस्टल डिफरेंट साइजेस के प्रोड्यूस होते थे बाय दीज मेथड्स। देन आगे का पार्ट कंटिन्यू करते हैं। व्हेन वी अलाउ अ सॉल्वेंट टू इवेपोरेट to get a solute such as a salt from a salt solution, the solvent disappears. However, we may also want to recover the solvent. What should we do then? यानी जब हम एक सॉल्वेंट को इवेपोरेट करने के लिए छोड़ रहे हैं जिससे हमें सॉल्यूट मिल जाए, जैसे सॉल्ट सोल्यूशन बनाया तो सॉल्ट सोल्यूशन से हमें सॉल्ट चाहिए, तो सॉल्वेंट क्या हो जाता है, गायब हो जाता है, जिससे हमें वो सॉल्ट मिल जाए। हाउएवर अगर हम चाहते हैं कि हमें वो सॉल्वेंट भी चाहिए तो हम कैसे रिकवर कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? तो देखो, वाइल एक्सपेरिमेंटिंग इन दी लेबोरेटरी, तो एक स्टूडेंट था, उसने ना एक्सीडेंटली मिक्स कर दिए एसीटोन और पानी, दो मिसेबल लिक्विड, यानी दो आपस में मिक्स होने वाले लिक्विड, ठीक है, मिसेबल यानी दो आपस में मिक्स होने वाले, ठीक है, लिक्विड्स। तो हम कैसे इन दो मिसेबल लिक्विड्स को सेपरेट करेंगे? क्या पॉसिबल है दो मिसेबल लिक्विड को सेपरेट करना बाय इवेपोरेशन एंड दोनों लिक्विड्स को ऑब्टेन करना? तो इसी को सेपरेट करने के लिए, इसी प्रोसेस को आगे समझने के लिए हम नेक्स्ट आपके सेपरेशन टेक्निक पे आ गए हैं जो कि है डिस्टिलेशन। अब डिस्टिलेशन में अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ two miscible liquid can be separated by heating the mixture until the liquid with the lower boiling point vaporizes. The vapor is then cooled
टर्निंग बैक इनटू लिक्विड, दिस प्रोसेस नोन एज डिस्टिलेशन। यानी एक होमोजीनियस मिक्सचर है, ठीक है, होमोजीनियस है क्योंकि दो मिक्सिबल लिक्विड हैं, आपस में मिक्स हो जाएंगे तो एक यूनिफॉर्म कंपोजिशन देगा। वो सेपरेट कर सकते हैं हम कैसे, हम क्या करें, जो मिक्सचर बनाए हैं, दोनों मिक्स करके जो मिक्सचर बनाए हैं उसको हीट करेंगे। कब तक हीट करना है, जब तक जिस लिक्विड का बहुत कम, उस मतलब दो लिक्विड होंगे ना, तो दो लिक्विड के बीच में बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस होगा। ऐसे दो लिक्विड लेंगे तो एक का बॉइलिंग पॉइंट जिसका कम है, हम तब तक हीट करेंगे जब तक जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है वो वेपराइज ना हो जाए। अब ये वेपर आपके फिर कूल डाउन हो जाएंगे और वापस आप लिक्विड की फॉर्म में इसे ले सकते हो। तो इस प्रोसेस को हम डिस्टिलेशन कहते हैं। इससे क्या होता है, आपके सॉल्वेंट की रिकवरी हो जाती है और सेपरेशन हो जाता है लिक्विड का, जो कि डिफर करते हैं इन देयर बॉइलिंग पॉइंट्स बाय एटलीस्ट 25 डिग्री सेल्सियस। यानी एटलीस्ट 25 डिग्री सेल्सियस का आपका क्या होना चाहिए, ये डिफरेंस होना चाहिए बॉइलिंग पॉइंट में, इतना डिफरेंस होना चाहिए। दिस मेथड कैन ऑल्सो बी यूज टू सेपरेट अ लिक्विड फ्रॉम अ सोल्यूशन कंटेनिंग डिजॉल्व सॉलिड। यानी ये मेथड आपका यूज होता है जिससे कि आप लिक्विड को सेपरेट कर सको एक सोल्यूशन से जिसमें आपका सॉलिड डिजॉल्व हो। ये इसमें इसके लिए भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। अब ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस के टाइम पे जो वेपर्स हैं लो बॉइलिंग लिक्विड के, वो पास होते हैं कंडेंसर के थ्रू, जहाँ वो कूल डाउन होते हैं। देखो सबसे पहले तो यहाँ अगर हम थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लें, डिस्टिलेशन सेटअप के बारे में, तो ये आपको याद रखना है, ये प्रोसेस एग्जाम में पूछा जा सकता है। एनसीईआरटी का भी एक क्वेश्चन है रिगार्डिंग दिस, तो इसको अच्छे से देख लेना। डिस्टिलेशन सेटअप है, इसमें हमने वही ट्राइपॉड स्टैंड लिया, बर्नर लिया है ना, वायर गॉज लगा दिया एंड उसके ऊपर हमने क्या रख दिया है, आपका डिस्टिलेशन फ्लास्क रख दिया। डिस्टिलेशन फ्लास्क में हमारा क्या है, मिक्सचर है एसीटोन एंड वाटर का, ठीक है। ये लेबोरेटरी स्टैंड है पूरा जिसपे ये आपके लगे हुए हैं, ठीक है। आप देन यहीं पे डिस्टिलेशन फ्लास्क में हमने यहाँ पे क्या यूज़ किया हुआ, थर्मामीटर फॉर मेजरिंग द टेम्परेचर, ठीक है। टेम्परेचर का एनालिसिस करने के लिए, देखने के लिए हमने थर्मामीटर लगा रखा है। देन यहाँ पे क्या है, वाटर कंडेंसर है, जो मैं यहाँ पढ़ा रही थी आपको कि जो आपका लो बॉइलिंग लिक्विड जो है, जब देखो यहाँ पे क्या हुआ, हीटिंग हो रही है, अब क्या होगा, दोनों लिक्विड जो मिसेबल हैं उसमें से ये इवोपरेट होंगे, है ना। एक लिक्विड इवोपरेट होगा जिसका कम बॉइलिंग पॉइंट है, वो जल्दी इवोपरेट हो जाए, जल्दी वेपराइज हो जाएगा, जल्दी वेपर्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा जिसका कम है। तो जो लो बॉइलिंग लिक्विड है वो जल्दी वेपराइज हो जाएगा, यहाँ से जाएगा, देन इधर से ये इस वाले आउटलेट से निकलेगा, है ना, यहाँ से जाएगा वाटर कंडेंसर में। अब वाटर कंडेंसर में क्या होगा ना, आपका यहाँ पे ये ठंडा हो जाएगा। यूजुअली आप क्या करते हो, उसमें पानी या एयर को सर्कुलेट करते हो और कंडेंस करते हो एज अ प्योर लिक्विड की तरह से कंडेंस कर लेते हो। अब जो ये प्योर लिक्विड है, देखो ये यहाँ से जाता जाता आपका कॉनिकल फ्लास्क में इकट्ठा हो जाएगा, ठीक है। द प्योर लिक्विड इज कलेक्टेड इन अ सेपरेट वेसल, वाइल जो सॉलिड या फिर दूसरा लिक्विड है मिक्सचर में, वो आपका डिस्टिलेशन फ्लास्क में रह जाएगा। देखो एक तो हमने बाहर निकाल दिया बाय दिस प्रोसेस, है ना, दूसरे कॉनिकल फ्लास्क में निकल गया, एक जो बचा था वो इसी डिस्टिलेशन फ्लास्क में रह जाएगा, ठीक है। तो ऐसे हमने दोनों मिक्सचर्स को, जो दोनों आपके मिसिबल लिक्विड्स हैं, उनको अलग कर दिया। अब इनमें मैंने आपको बताया था डिफरेंस है 25 डिग्री सेल्सियस का कम से कम डिफरेंस होना चाहिए। तो देखो जो मिक्सचर है एसीटोन का एंड आपके वाटर का, ये आपका सेपरेट होगा बाय डिस्टिलेशन, क्योंकि जो बॉइलिंग पॉइंट है वो डिफर कर रहा है। एसीटोन आपका 56 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल हो जाता है, पानी आपका 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल होता है ना। तो यानी कम बॉइलिंग पॉइंट किसका हुआ, इसमें कम बॉइलिंग पॉइंट है एसीटोन का, तो जल्दी कौन इवोपरेट होगा, जल्दी कौन वेपर्स की फॉर्म में बदलेगा, आपका एसीटोन बदलेगा। तो इसलिए अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो कलेक्ट भी यहाँ कॉनिकल फ्लास्क में क्या हुआ है, एसीटोन हुआ है, यानी जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है वो आपका अलग से कॉनिकल फ्लास्क में आ गया है। और यहाँ क्या बचा, आपका पानी बच गया, है ना। पानी को हमने कुछ छेड़ाछाड़ी करी नहीं, वो वहीं रहा, ठीक है। अब लार्ज डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट अलाउज वन लिक्विड टू वेपराइज बिफोर द वेपर्स ऑफ द अदर लिक्विड आर फॉर्म्ड इन सिग्निफिकेंट अमाउंट, यानी दूसरे से पहले आपका क्या होता है कि वो वेपरेट हो जाता है, वेपराइज हो जाता है और निकल जाता है, ठीक है। अब इंडिया साइंटिफिक कंट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ते हैं। जो प्रोसेस है डिस्टिलेशन का, ये आप लंबे समय से यूज़ करते जा रहे हैं वेरियस पर्पसेस के लिए। हम फ्रेगरेंसेस को एक्सट्रैक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं फ्रॉम फ्लावर, जिससे परफ्यूम्स बनते हैं। आपने नोटिस किया होगा कि जो प्लेजेंट अर्थी स्मेल आती है, दैट
राइजेस फ्रॉम द ग्राउंड आफ्टर द फर्स्ट रेन, यानी जो मिट्टी की खुशबू होती है ना, पहली बारिश के बाद जो मिट्टी की खुशबू आती है उसको आपने नोटिस किया होगा। ठीक है, कन्नौज में एक टाउन है उत्तर प्रदेश में जिसे आप परफ्यूम कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहते हो। यहाँ ब्यूटीफुल फ्रेग्रेंस कैप्चर होती है और उसको नेचुरल परफ्यूम में टर्न किया जाता है, यानी उसमें बदला जाता है, जिसे मिट्टी का इत्र कहा जाता है। ठीक है, अर्थी फ्रेग्रेंस। ये परफ्यूम आपका ट्रेडिशनल डिस्टिलेशन मेथड से बनता है, जिसे आप डेक बाप का मेथड भी बोलते हो, जो कि आपका जनरेशन टू जनरेशन चलता जा रहा है इन कन्नौज। ये ग्रेट डिमांड में है इंडिया में भी, अराउंड द वर्ल्ड में भी। फ्रेग्रेंस और फ्लेवर डिपार्टमेंट सेंटर जो कन्नौज में है, उन्होंने फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की गई हैं जिससे आप ये फ्लेवर्स को, फ्रेग्रेंस कॉम्पोनेंट्स जो है फ्रेग्रेंस को आप फ्लावर्स, लीव्स और अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट से सेपरेट कर सको, है ना। फार्मर्स को भी सपोर्ट मिलता है जिससे कि वो और फ्रेग्रेंस प्रोड्यूसिंग प्लांट्स को कल्टिवेट करें, है ना, और लोगों को भी अगर बिजनेस करना है तो उनको भी हेल्प होगा। ठीक है, रेडी टू गो बियॉन्ड में यहाँ पे आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताई गई है। क्या है? पेट्रोलियम रिफाइनरी। ये क्या है? एक इंडस्ट्रियल यूनिट है जहाँ क्रूड ऑयल प्रोसेस होता है जिससे आप यूज़फुल पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को बना सकते हो। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में आपके क्या क्या होते हैं? मिक्सचर होते हैं बहुत सारे गैसेस, लिक्विड्स का। जैसे आपकी क्या क्या हो गई? पेट्रोलियम गैस हो गई, आपकी कैरोसिन हो गई, डीजल हो गई, क्रूड ऑयल हो गया, क्रूड पेट्रोलियम क्या होता है ना, देखो जो रॉ ऐसे समझो, वो क्या है आपका एक्सट्रैक्ट होता है अर्थ की क्रस्ट से और सेपरेट होता है डिफरेंट फ्रैक्शन में यूजिंग कौन सा प्रोसेस? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। नाम से पता चल रहा है अलग कर रहे हो, है ना, लिक्विड है अलग हो रहा है एंड फ्रैक्शंस में आप सेपरेट कर रहे हो, जिसे आप क्या कहोगे? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिससे आप क्या कर रहे हो? कंपोनेंट्स को सेपरेट कर रहे हो मिक्सचर के विद अ रिलेटिवली स्मॉलर डिफरेंस, यानी बहुत कम बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस होता है, उनको आप सेपरेट कर रहे होते हैं। जैसे आपका 25 डिग्री सेल्सियस है या 25 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा है तो वो किससे हो जाएगा? आपका नॉर्मल डिस्टिलेशन से हो जाएगा, डिस्टिलेशन प्रोसेस से। लेकिन अगर आपका लेस देन, ठीक है, लेस देन 25 डिग्री सेल्सियस है यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस, तो आप क्या यूज़ करोगे? तो आप यूज़ करोगे आपका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ठीक है, अब ये जो गैसियस फ्रैक्शन है ये फिल्ड हो जाता है आपका किस में? स्टील सिलेंडर्स में अंडर हाई प्रेशर, जहाँ ये लिक्विफाइड हो जाता है। ठीक है, स्टील सिलेंडर्स में रखा जाता है बहुत हाई प्रेशर में, तो जिससे ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं। डोमेस्टिक फ्यूल की तरह भी इसे यूज़ किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ LPG। सुना होगा आपने, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। यहाँ से दिख रहा है क्रूड ऑयल आपने अर्थ की क्रस्ट से लिया, फर्नेस में गया, ये देखो फ्रैक्शंस बने हुए हैं, ये फ्रैक्शंस बने हुए हैं जिससे देखो आपके ये क्या बन रहे हैं? प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। ठीक है, पेट्रोलियम गैस आ गई, पेट्रोल आ गया, एविएशन फ्यूल, कैरोसिन, है ना, डीजल, ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल, ब्यूट्यूमेन, है ना, ये सारे क्या हैं? आपके पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की हेल्प से आप पाते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ सेपरेशन इज पेपर क्रोमेटोग्राफी। अब हैव यू एवर ऑब्जर्व्ड व्हाट हैपेंस व्हेन अ ड्रॉप ऑफ वाटर फॉल्स ऑन समथिंग रिटन विद अ स्केच पेन ऑन अ पेपर? यू मे हैव नोटिस्ड दैट अ कलर स्प्रेड्स इफ द स्केच पेन इज ब्लैक, डिफरेंट कलर्स माइट स्प्रेड आउट। इफ़ यू हैव नॉट नोटिस दिस बिफोर, ट्राई इट नाउ। यानी क्या आपने कभी ऑब्जर्व किया है कि देखो जैसे एक पेपर है ना, पेपर के ऊपर आपने स्केच पेन है या पेन है, ठीक है, उसके डॉट उसको ना क्या करा, लिखा हुआ है कुछ आपने, और एकदम से पानी की बूंद गिर गई। ठीक है, तो क्या आपने नोटिस किया कि ये जो कलर है ये स्प्रेड हो जाता है, पूरे में फैल जाता है। जैसे खासकर जब हम जेल पेन यूज़ करते थे, तो जेल पेन यूज़ करते हैं, अभी भी यूज़ करते हैं ऑब्वियसली, बट जो जेल पेन यूज़ करते हैं तो क्या होता है ना, जैसे पानी अगर गिर गया तो वो बहुत ज़्यादा फैल जाता है एज़ कम्पेयर टू बॉल पेन, उसमें भी फैल जाएगा, लेकिन जेल पेन में तो बहुत तेज़ी से स्प्रेड कर जाता है। या आपने कोई स्केच पेन लिया है उस पर बड़ी तेज़ी से स्प्रेड कर जाएगा, है ना। तो अगर स्केच पेन ब्लैक है तो डिफरेंट कलर्स आपके स्प्रेड आउट हो सकते हैं। ठीक है, आपने अगर नोटिस नहीं किया तो अभी करके देख सकते हो। ठीक है, थ्रेड्स ऑफ क्यूरोसिटी में ये जो क्रोमेटोग्राफी वर्ड है उसका मतलब बताया गया कि कहाँ से आया। तो देखो द वर्ड क्रोमेटोग्राफी कम्स फ्रॉम ग्रीक वर्ड से आया जिसे हम क्या बोलते हैं? क्रोमा। क्रोमा का मतलब ही होता है कलर, एंड ग्राफिन, ठीक है, उसका मतलब होता है टू राइट, यानी इसका एक्चुअली मतलब ये है कि राइटिंग विद कलर, यानी कलर के साथ लिखना। क्योंकि
इट वॉज फर्स्ट यूज टू सेपरेट कलर सब्सटेंसेज लाइक डाइज एंड इंक्स, यानी ये पहले आपका सबसे पहले यूज़ हुआ था जिससे कि कलर्ड सब्सटेंसेज जैसे डाइज और इंक्स उसको हम क्या कर सकें, सेपरेट कर सकें। तो इसको भी एक्टिविटी के थ्रू हम प्रैक्टिकल कैसे करते हैं पढ़ लेते हैं फटाफट से, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या लिया, 3 सेंटीमीटर वाइड स्ट्रिप क्रोमेटोग्राफिक पेपर लिया एंड क्या करा, ड्रॉ करा हमने एक स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन 2 सेंटीमीटर फ्रॉम द बॉटम ऑफ द पेपर विद अ पेंसिल। यानी देखो एक ये क्रोमेटोग्राफिक पेपर दिख रहा होगा, है ना, एक लाइन हमने पेंसिल के साथ ड्रॉ कर ली, ये दिख रही है, ये लाइन ड्रॉ कर रखी है, ठीक है। अब मार्क अ पॉइंट विद अ ब्लैक स्केच पेन एट द सेंटर ऑफ द लाइन, यानी ये इंक स्पॉट जो दिख रहा है यहाँ पे ये मार्क किया गया, ये रहा इंक स्पॉट, यहाँ मार्क किया गया, लाइन है, लाइन के ऊपर आपने क्या कर दिया, एक इंक स्पॉट मार्क कर दिया, ठीक है। अब इनफ वाटर लेना है जिससे ये थिन लेयर आप जो बॉटम ऑफ द ग्लास जार के बना पाओ। अ मेजरिंग सिलेंडर और अ बीकर, है ना, या तो मेजरिंग सिलेंडर, बीकर या ग्लास जार है, उसके बॉटम में आप थिन लेयर बना पाओ पानी की। इतना पानी की आपने लेयर ले रखी है, आपको दिख रहा होगा ये पानी की इतनी थिन लेयर है, इतना ये पोर्शन इसे इसका कवर कर रही है। ये आपका ग्लास जार है, इसके ऊपर आपका लग गया है वॉच ग्लास कवर करने के लिए। अब क्या करा है हमने, प्लेस किया है पेपर स्ट्रिप को विद द इंक स्पॉट वर्टिकली इनटू द कंटेनर, यानी पेपर स्ट्रिप को हमने इंक स्पॉट तक प्लेस किया है वर्टिकली यानी इन दिस लाइन, ये है ना, दिस इज वर्टिकली, दिस इज हॉरिजॉन्टली, ठीक है। तो अभी ये क्या है, वर्टिकली आपका कंटेनर में लगा हुआ है, सो डैट इट्स लोअर एंड डिप्स इनटू द वाटर, यानी जो ये लोअर एंड है जहाँ पे ये इंक स्पॉट है ये आपका पानी में थोड़ा सा डूब जाए। वाटर लेवल आपका स्पॉट से नीचे होना चाहिए, देखो आपका यहाँ पे दिख रहा होगा ये जो स्पॉट यहाँ है लेकिन पानी का लेवल यहाँ है, इससे थोड़ा सा यहाँ डिफरेंस दिख रहा है, उसके नीचे होना चाहिए, स्पॉट से नीचे होना चाहिए पानी का लेवल, हमने वैसे ही किया है, ठीक है। अब ऑब्जर्व द पेपर एज द वाटर राइजेस थ्रू द पेपर, यानी अब आप ऑब्जर्व करना पेपर को कि कैसे द वाटर राइजेस थ्रू द पेपर, यानी कैसे आपका पानी राइज करके दिखा रहा है थ्रू द पेपर। क्या नोटिस कर रहे हो, एज द वाटर राइजेस जो इंक है आपकी वो सेपरेट होने लगती है इनटू डिफरेंट कलर स्पॉट्स, है ना। तो जैसे जैसे पानी बढ़ता जाएगा ना वैसे वैसे आपकी इंक कैसे क्या करने लगेगी, डिफरेंट कलर स्पॉट्स में सेपरेट होने लगेगी। अब यही चीज़, दिस मेथड ऑफ सेपरेटिंग द कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर इज नोन एज पेपर क्रोमेटोग्राफी, यानी आप मिक्सचर के कंपोनेंट्स को सेपरेट कर रहे हो, है ना, उस मेथड को हम क्या कहेंगे, पेपर क्रोमेटोग्राफी। क्योंकि देखो ब्लैक कलर से यहाँ हमने पढ़ा था ब्लैक से डिफरेंट कलर स्प्रेड आउट होते हैं, है ना, ये चीज़ बताई थी इसने। तो ऐसे ही जब पानी राइज किया तो इंक आपकी सेपरेट करने लगी इनटू डिफरेंट कलर स्पॉट, ये हमने चीज़ देखी कि जैसे जैसे पानी राइज किया तो इंक आपकी अलग अलग डिफरेंट कलर स्पॉट्स में बढ़ने लगी। तो वही हुआ कि एक मिक्सचर के कंपोनेंट्स का आपने क्या किया, सेपरेशन करा, और इस मेथड को आप क्या बोलोगे, पेपर क्रोमेटोग्राफी। It uses differences in the interaction of the components with the solvent and the paper to separate them, यानी ये क्या यूज़ करता है इस मेथड में कि आपका जो कंपोनेंट का इंटरेक्शन हो रहा है विद द सॉल्वेंट एंड द पेपर, उसको सेपरेट करने के लिए उसके बीच के डिफरेंस को, यानी जो लिक्विड है वो जो सब्सटेंस को, द लिक्विड कैरीज द सब्सटेंस अप द पेपर, यानी लिक्विड आपके सब्सटेंस को पेपर के ऊपर कैरी कर रहा है। सेपरेटिंग देम बेस्ड ऑन हाउ फास्ट दे मूव, यानी सेपरेट कर रहा है कि कितना फास्ट वो मूव करता है। यू कैन ऑल्सो ट्राई दिस विद ग्रीन फूड कलर इंस्टेड ऑफ ब्लैक इंक, यानी आप इसे क्या कर सकते हो, ग्रीन फूड कलर के साथ भी ट्राई कर सकते हो इंस्टेड ब्लैक इंक के साथ अगर आप यूज़ कर रहे हो। 2% मास बाय वॉल्यूम, ठीक है, M/V यानी मास बाय वॉल्यूम, 2% मास बाय वॉल्यूम सॉल्ट सोल्यूशन को लेना है एज द सॉल्वेंट की तरह इसे आप यूज़ कर सकते हो, तो आप इसे ट्राई कर सकते हो, ठीक है। सिमिलरली आप डिफरेंट पिगमेंट जो कि आपके ग्रीन एक्सट्रैक्ट ऑफ स्पिनच लीव्स में पाए जाते हैं या कलर्ड पिगमेंट में पाए जाते हैं फ्रॉम दी फ्लावर पेटल्स, उनको भी सेपरेट कर सकती हूँ। अब क्या पानी वर्क करेगा एज अ सॉल्वेंट इन एवरी केस, है ना, ये बात सोचने वाली है कि सॉल्वेंट के केस में हर बार पानी काम कर सकता है। कुछ केसेस में आपको क्या करना है, डिफरेंट सॉल्वेंट आप यूज़ कर सकते हो, आपको ज़रूरत पड़ सकती है, जैसे अल्कोहल या फिर मिक्सचर ऑफ सॉल्वेंट्स की, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं हर बार पानी काम आए, और भी चीज़ें आप देख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है, हाउ कैन वी सेपरेट द कंपोनेंट्स ऑफ हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स, यानी देखो होमोजीनियस मिक्सचर के लिए तो ये रहे आपके पेपर क्रोमेटोग्राफी पढ़ा हमने डिस्टिलेशन पढ़ा, एंड हमने क्या पढ़ा, आपका क्रिस्टलाइजेशन पढ़ा, ठीक है।
अब हम किसकी बात करने वाले हैं, कंपोनेंट्स ऑफ हेट्रोजीनियस मिक्सचर की बात करने वाले हैं कि कैसे हम हेट्रोजीनियस मिक्सचर को सेपरेट करेंगे। तो सेपरेशन आपके दो इमिसिबल लिक्विड का, यानी जो लिक्विड्स हम क्या नहीं कर सकते, मिक्स नहीं कर सकते, ठीक है, उनका सेपरेशन हम कैसे करेंगे, दो इमिसिबल लिक्विड्स का सेपरेशन। तो आपने पढ़ा होगा नॉन यूनिफॉर्म मिक्सचर्स के बारे में कि आपने नोटिस किया होगा कि जब पानी आपका कंटेनर में गिर जाता है जिसके पास सॉइल है, दैट हैज़ सॉइल, है ना, द सॉइल एंड वाटर फॉर्म सेपरेट लेयर्स, यानी जो सॉइल और पानी है वो सेपरेट लेयर्स फॉर्म कर लेता है। यानी ये मैंने आपका जैसे सॉल्ट वो लिया कंटेनर, ठीक है, दिस इज़ द कंटेनर, है ना, एक हो गया आपका यहाँ ऑयल की लेयर, ये ऑयलिंग की लेयर बता रही हूँ, ऑयल की लेयर, ये आपका पानी है, ये क्या कर रहे हैं, सेपरेट लेयर्स फॉर्म कर रहे हैं। अगर मैं पानी की थोड़ी सी और थिक लेयर बना दूँ तो ऐसे, ये देख लो, ये क्या हो गया आपका ऑयल, ये है आपका ऑयल, एंड ये क्या है आपका वाटर, इनकी क्या हो गई, सेपरेट लेयरिंग हो गई, यानी ये क्या हो गई, सेपरेट लेयर्स फॉर्म कर रहे हैं, ये मिक्स नहीं करते एंड इन्हें इमिसिबल लिक्विड्स कहा जाता है, यानी मिक्स नहीं करते, इमिसिबल लिक्विड्स कहा जाता है। सिमिलरली सैंड और वाटर, है ना, ये दोनों भी मिक्स नहीं करते। आयरन फिलिंग्स और सल्फर, ये भी आपस में मिक्स नहीं करेंगे। तो ये क्या है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स है, यानी जिसका यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं होता। नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन होते हैं, सेपरेट लेयर्स फॉर्म करते हैं, है ना, मिक्स नहीं होते, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, सेपरेट करने का ट्राई करेंगे मस्टर्ड ऑयल को फ्रॉम वाटर। पानी से आप मस्टर्ड ऑयल को कैसे सेपरेट कर सकते हो उसको करना सीखेंगे थ्रू एन एक्टिविटी। तो लेट अस सेपरेट। सबसे पहले ये आपको सेपरेशन ऑफ इमिसिबल लिक्विड के लिए पूरा सा सेटअप दिखा रखा है। सबसे पहले हमने क्या किया है, 5 ml मस्टर्ड ऑयल को पोर किया है इनटू एंड 20 ml वाटर को लिया है इनटू अ 50 ml सेपरेटिंग फर्नल। ये देखो, ये है आपकी सेपरेटिंग फर्नल, ये पूरी बनी हुई सेपरेटिंग फर्नल्स, ठीक है। पानी लिया है आपका 20 ml, 5 ml क्या लिया है, मस्टर्ड ऑयल, कितने में, 50 ml। 50 ml का है, यानी 50 ml आपका सेपरेटिंग फर्नल आपका क्या कर सकता है, कंटेन कर सकता है। लेकिन अभी हमने कितना लिया, 25 ml ही लिया है पूरा मस्टर्ड ऑयल एंड वाटर को साथ में। अब ये क्या कर रहा है, देखो यहाँ दिख रहा है मस्टर्ड ऑयल की एक अलग लेयर फॉर्म हो चुकी है पानी से, है ना, बिल्कुल डिफरेंट लेयर फॉर्म करेंगे क्योंकि दीज आर टू इमिसिबल लिक्विड, ठीक है। तो इन्हें क्या करना है, थोड़ी देर के लिए ऐसे अनडिस्टर्ब छोड़ देना है। तो क्या ऑब्जर्व करोगे, यही ऑब्जर्व करोगे कि दो सेपरेट लेयर बन गई, एक मस्टर्ड ऑयल एंड पानी की। जो येलो कलर मस्टर्ड ऑयल है वो अपर लेयर बनाएगा ऊपर की तरफ, और पानी क्या करेगा, आपका लोअर लेयर बना देगा ड्यू टू डेंसिटी डिफरेंस, ठीक है। अब स्टॉप कॉक सेपरेटिंग फनल की आप ओपन कर लोगे, ये है स्टॉप कॉक, ठीक है, ये है ये, ठीक है। उससे क्या करोगे, आप ओपन करोगे जिससे कि स्लोली आप जो पानी की ये जो नीचे वाली लेयर है ना, ये इसको आप क्या कर सको, ये कॉनिकल फ्लास्क में कलेक्ट कर सको केयरफुली इनटू अ कंटेनर। अब ये स्टॉप कॉक को आपको क्लोज कर देना व्हेन द वाटर इज ऑलमोस्ट फुली ड्रेन्ड। यानी देखो, जैसे पानी की लेयर मेरी डाउन 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 गई, जैसे वो यहाँ पहुँची तो मैं क्या कर दूंगी, इस स्टॉप कॉक को, यहाँ पहुँची ना, इस स्टॉप कॉक को मैं क्लोज कर दूंगी, बंद कर दूंगी, ठीक है। तो जिससे ये जो मेरी लेयर है ये क्या है, ये यहाँ पहुँच गई, ये यहाँ पहुँच गई, इस लेयर पे आ गई। देखो यहाँ मैं ऐसे कर देती हूँ, ये लेयर यहाँ बन गई, ठीक है। तो ये आपकी साथ में ना आ जाए इसलिए मैं क्या कर दूंगी, स्टॉप कॉक को बंद कर दूंगी वहीं से, ठीक है। जब पानी आपका ऑलमोस्ट पूरी तरीके से ड्रेन हो चुका है, अब कलेक्ट करूँगी नेक्स्ट पोर्शन को जिसमें आपके लिक्विड है डेट में कंटेन बोथ लिक्विड एंड डिस्कार्डेड। यानी इसके बाद जिस पोर्शन में देखो ये ऑयल एंड ये यहाँ पे अगर मैं थोड़ा सा ये पानी को इस कलर से दिखाऊँ, रेड कलर से हल्का सा, देखो जिस लेयर में ये दोनों चीज़ें ऑयल एंड आपका वाटर दोनों चीज़ें, तो उसको मैं क्या करूँगी, नेक्स्ट पोर्शन में इसे हटा दूँगी। ये कॉनिकल फ्लास्क जिसमें पानी कलेक्ट हो गया उसको हटा दूँगी, दूसरा कॉनिकल फ्लास्क लगाऊंगी, उसमें देखूंगी दूसरा नेक्स्ट पोर्शन कलेक्ट करूँगी और उसे फेंक दूँगी। अब एक ऑयल की लेयर को सेपरेटली मैं कलेक्ट कर लूँगी जिससे मैं स्टॉप कॉक को क्या नाम है ऑन करूँगी और सॉइल की लेयर आ जाएगी, ठीक है। जिसमें दोनों चीज़ हैं उसको मैं अलग चीज़ में कलेक्ट करके फेंक दूँगी, फिर ऑयल जो बचा लास्ट में उसको कलेक्ट कर लूँगी। तो ये बहुत आसान मेथड है, ठीक है। गैस पार्टिकल्स आर फ्री टू मूव इन ऑल डायरेक्शन, यानी जो गैस पार्टिकल्स होते हैं वो फ्री है सारी डायरेक्शन मूव करने के लिए, तो वो आसानी से मिक्स हो जाते हैं यूनिफॉर्मली विद
अदर गैसेज, और आसानी से मिक्स भी हो जाते हैं, यूनिफॉर्मली भी मिक्स हो जाते हैं विद अदर गैसेज। इसलिए जो ज़्यादातर मिक्सचर्स हैं आपके गैसेज की वो होमोजीनियस होते हैं। जैसे हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन ले लो, जो कि रॉकेट फ्यूल की तरह काम करते हैं। इसे याद रखना, ये शायद पूछ सकते हैं आपके एग्जाम में, ठीक है। पूछ ले रॉकेट फ्यूल किसका मिक्सचर है, तो आपको याद होना चाहिए। आप कहोगे पढ़ा नहीं था, लेकिन पढ़ा था हमने इसी में कि आपका हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को मिक्स करके क्या बना, रॉकेट फ्यूल बना, है ना, आपका मिक्सचर है बेसिकली, ठीक है। ऑन दी अदर हैंड स्मोक जो सॉलिड पार्टिकल है जो एयर में सस्पेंड हो रहा है ना, फॉग जो टाइनी लिक्विड वाटर ड्रॉपलेट्स आप देखते हो हवा में, है ना, डस्ट हवा में, ये क्या है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर है विद गैसेज एज वन ऑफ द कंपोनेंट्स, यानी एक कंपोनेंट उसका गैस है, ठीक है, वो आपके क्या है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स हैं, ठीक है, आपके स्मोक, फॉग एंड डस्ट। ज़्यादातर सॉलिड मिक्सचर्स आपके हेट्रोजीनियस होते हैं। यू कैन यूज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ वन ऑफ द सॉलिड टू सेपरेट द मिक्सचर, यानी आप किसी भी एक सॉलिड की प्रॉपर्टी को यूज़ कर सकते हो और इससे मिक्सचर को सेपरेट कर पाओ। यू हैव लर्न हाउ टू सेपरेट आयरन नेल्स फ्रॉम अ सॉडस्ट यूजिंग अ मैग्नेट, यानी आयरन नेल्स को सॉडस्ट से कैसे सेपरेट करना है, तो आपने सीखा हुआ है, मैग्नेट की हेल्प से आप सेपरेट कर सकते हो। उसकी वन ऑफ द प्रॉपर्टी अट्रैक्ट करने वाली, है ना, आयरन नेल अट्रैक्ट हो जाएगा, तो इसकी हेल्प से आपने क्या किया, इसे सेपरेट कर दिया, है ना। आगे देखो, सॉलिड के लिए आपका ये जो सब्लिमेशन है, सस्पेंशन है, सेंट्रीफ्यूगेशन है, ये वाले प्रोसेस, कोलॉइड वाली, टिंडल इफेक्ट, ये वाले जो प्रोसेस हैं ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो बेसिकली आपके कौन से प्रोसेस हैं, ये सॉलिड मिक्सचर्स को सेपरेट करने वाले प्रोसेस। तो आज के लिए इतना ही। आई होप सो आपको ये समझ में आया होगा सारा कुछ, है ना। अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू द चैनल।